नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे क्लास 10 का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है मैथ का, उसको डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर हमने एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट किया था। हमने इसके दो पोर्शन कर लिए हैं, जिसमें पहला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो जिसमें अपने बेसिक को डिस्कस किया था वो अच्छे से देखिएगा। उसके बाद में हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन इसका कर लिया है। आज अपन इसका आगे का पोर्शन करने वाले हैं, तो वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, ताकि हम इसके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाए। तो चलिए, आज का जो हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3, जिसके अंदर हम देखिएगा, पहले इसको पढ़ लेते हैं, इसमें क्या करना है हमें। तो देखिएगा, इसके अंदर हमें जो करना है वो सॉल्व करना है एचसीएफ और एलसीएम। देखिएगा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि ही लगानी है और एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो देखिएगा, पहला सवाल दिया है, पहले अपन एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो आपको पता है एचसीएफ ज्ञात करने के लिए इस तरह से गुणनखंड करने हैं। ठीक है, सबको अलग अलग हल कर लीजिएगा। और लास्ट संख्या है 21। तो आपको पता है 12 में 2 का भाग जाता है, 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 6, 6 में 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 3, और 3 में 3 का ही भाग जाता है 1। यहां पर अभाज्य संख्या आनी चाहिए। अभाज्य संख्या कौन सी होती है, ठीक है। अगर आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है तो पहला वीडियो, पहला पार्ट जरूर देखिएगा, उसमें सारी संख्याओं को हमने डिस्कस किया हुआ है। अब यहां पर देखिएगा, दूसरा जो है 15। अब 15 में आपको पता है 2 का भाग नहीं जाता है, तो इसके अंदर हम देंगे 3 का भाग, तो ये आ जाएगा 5, और 5 में किसका भाग जाता है, 5 पे जाता है, तो ये आ जाएगा 1। वही 21 की बात करें तो 21 के अंदर किसका भाग जाता है, 3 का, कितना आ जाएगा 7, और फिर 7 में किसका भाग देंगे, 7 का ही, तो कितना आ जाएगा 7 में 7 का भाग देंगे तो 1। तो देखिएगा, हमारे पास जो संख्या थी उसको ऐसे लिख लेते हैं, एक थी 12, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3। दूसरी संख्या है हमारे पास 15, जिसको हमने लिखा 3 × 5, और अगली जो हमारी संख्या है वो है 21, जिसको हमने लिखा है 3 × 7। अब देखिएगा, जैसे ही हम इसका एचसीएफ निकालते हैं, इनका क्या निकाले हम, एचसीएफ। तो देखिएगा, इसका एचसीएफ क्या आएगा। देखिएगा, इनमें एचसीएफ निकालने के लिए हमने क्या ट्रिक बना रखी है, तीनों में कॉमन आना चाहिए। तो तीनों में कौन सी संख्या कॉमन आ रही है, देखो सिर्फ एक ही संख्या कॉमन आ रही है, वो है 3। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा 3, यानी जो सब में कॉमन आएगा वो क्या रहेगा, एचसीएफ रहेगा। तो ये हमने इसका निकाल लिया एचसीएफ। अब इससे हम एलसीएम भी निकाल सकते हैं, अगर आप चाहें तो इससे भी एलसीएम निकाल सकते हैं। देखिएगा कैसे निकालते हैं। तो देखिएगा, मैं आपको एलसीएम निकालने का तरीका इसी से ही बता देता हूं, और दूसरा तरीका भी हम देखने वाले हैं। अगर आपको एलसीएम निकालना है तो सभी गुणनखंड लिखने हैं, और सबसे ज्यादा बार देखिएगा 2 आ रहा है, सबसे ज्यादा बार किस में आ रहा है, इसी में आ रहा है 2 बार, तो 2 × 2 लिख दो। उसके बाद देखो 3 आ रहा है, इसमें भी 1 बार आ रहा है, इसमें भी 1 बार आ रहा है, इसमें भी 1 बार आ रहा है। तो ऐसा नहीं है 3 बार लिखना है, एक में देखो, एक संख्या में सबसे ज्यादा बार एक ही बार आ रहा है, तो मैंने लिख दिया × 3। उसके बाद देखो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 भी आ रहा है। देखो सब में आना जरूरी नहीं है, 5 भी आ रहा है, और सबसे ज्यादा बार एक ही बार आ रहा है 5। इसी तरह 7 भी आ रहा है एक बार, तो हमने लिख दिया 7। एक ही बार आ रहा है तो हमने 1 लिख दिया। अब इन सबको आप गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो एलसीएम निकालेंगे, 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 3 से गुणा किया 12, 12 को 5 से गुणा करेंगे 60, 60 को 6 से गुणा करेंगे तो होता है 420। कितना होगा, 420। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 420। अगर आपको इस तरीके से नहीं आ रहा तो हमारे पास दूसरा तरीका भी है, उससे भी हम कर सकते हैं। हमें क्या करना है, तीनों संख्याओं को साथ में रखना है। कौन कौन सी, एक संख्या है हमारी 12, दूसरी है 15, और तीसरी है 21। सबसे पहले आपको देखो, किसी भी संख्या में 2 का भाग जा रहा है क्या, 12 में जा रहा है, तो कितना आ जाएगा 6। इसमें नहीं जा रहा है, इसको ऐसे कैसे रहने दो। 21 में भी नहीं जा रहा है, इसको भी ऐसे रहने दो। अब ये फिर से देखो, 2 का भाग 6 में जा रहा है, तो ये आ गया 3। 15 में नहीं जा रहा, 21 में भी नहीं जा रहा, तो इसको ऐसे रखो। अब देखो किसका भाग जा रहा है, 3 का, तो 3 का देंगे 1, 15 में देंगे तो 5, और ये आ जाएगा 7। अब किसका भाग देंगे, 5 का, तो यहाँ आ जाएगा 1, और ये आ जाएगा 7। जहां पर 1 आ जाए उसको वहीं छोड़ देंगे, और 7 से ये आ गया 1। तो इन सबको गुणा करके, तीनों संख्याओं को साथ में सॉल्व करके भी आप एलसीएम निकाल सकते हो। सिर्फ क्या निकाल सकते हैं, एलसीएम। तो इनको आप गुणा करोगे तो देखो वापस वही संख्या आ रही है, 2 बार 2 है, ये रहा, 3 एक बार है, वो रहा, 1 बार 5 और 1 बार 7, ये रहा। तो सेम ही आंसर आएगा, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। इसका सेकंड देखो, आपको दिया हुआ है 17, 23 और 29। तो देखिएगा, यहाँ पे आप 17 के गुणनखंड करने की कोशिश करेंगे तो 17 के क्या होंगे, सिर्फ 17 का ही भाग जाता है, तो 1 आ जाएगा। वहीं आप 23 की सारी क्या है, अभाज्य संख्या, 23 में 23 का ही भाग जाता है, और किसी का ही नहीं जाता, ध्यान रखना। और किसी का भाग नहीं जाता, इसलिए हम यहाँ पे दे रहे हैं। ऐसा नहीं है सभी संख्याओं में ऐसा कर देंगे, 29 में 29 का ही भाग जाएगा।
तो हमारे पास देखो एक संख्या है 17 जिसके गुणनखंड 17 ही होते हैं, दूसरा है हमारे पास 23 जिसका गुणनखंड होता है 23, और तीसरा है 29 जिसका भी गुणनखंड 29 ही होगा, कोई भी इसका अभाज्य गुणनखंड ये खुद ही है। अब देखो हम निकालते हैं इसका HCF। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब देखो HCF में हम देखते हैं कॉमन, तो कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा। क्या नहीं आ रहा? कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। फिर भी इसका एलसीएम निकालना है, HCF निकालना है, तो कितना होगा? 1। अगर कोई भी संख्या, जितनी भी हमारे पास संख्या दे रखी है उसमें एक भी संख्या कॉमन नहीं आ रही है, वैसे तो हमने पीछे HCF का मतलब क्या होता है, जो कॉमन है वो संख्या लेते हैं। यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, इसका मतलब हमारा गुणनखंड क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि इनके सबके साथ हम क्या रख सकते हैं? 1 तो रख ही सकते हैं, ठीक है। और ये 1 से गुणा करने पर वापस 17 ही आएगा, इसलिए इसका हम HCF क्या लेंगे? 17 ही होगा। HCF क्या होगा? 17। अब LCM निकालने के लिए हम इन तीनों को साथ में हल कर सकते हैं, या फिर इसी गुणनखंड को आप लिख दो। तीनों ही अलग अलग गुणनखंड है, अपन लिख सकते हैं यहाँ पे। चाहे तो आप इनको क्या कर सकते हो, साथ में भी सॉल्व कर सकते हो। 17, 23, 29। देखो पहली बार 17 का भाग देंगे 1 आएगा, दूसरी बार हमें किसका भाग देना पड़ेगा? 23 का, ये 1 आ जाएगा, और तीसरी बार हमें 29 का भाग देना पड़ेगा, ये 1 आ जाएगा। तो इसका हम एलसीएम निकालें, तो एलसीएम आ गया हमारा 17 इंटू 23 इंटू 29। इन तीनों की आपस में आप गुणा कर लीजिएगा, गुणा करते ही आपका आंसर आ जाएगा। इनको आपको आपस में आप गुणा करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा आंसर? देख लेते हैं। 17 इंटू 23 इंटू 29। आपको खुद हाथ से करके देखना है, ठीक है। थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन है तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं यहाँ पे। ये आ जाएगा 11,339, 11,339 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका क्या आ गया? ये आ गया इसका एलसीएम, और ये आ गया इसका एचसीएफ। देखिएगा बहुत ही आसान से तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। ये अभाज्य गुणनखंड विधि से हम इसको हल करें। अगली संख्या है हमारा 8। तो देखिएगा 8, 9 और 25 का एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम 8 को ले लेते हैं, फिर हम ले लेते हैं 9 को, और फिर हम ले लेते हैं 25 को, फिर हम ले लेते हैं 25 को। तो 8 में किसका भाग देंगे? 2, तो कितना आ जाएगा? 4। 4 में 2 का भाग देंगे तो 2, और 2 में 2 का भाग देंगे तो 1। वही 9 में किसका भाग जाएगा? 3 का, तो कितना आ जाएगा? 3। 3 में किसका भाग जाएगा? क्योंकि 9 में 2 का भाग जाता नहीं है। अब यहाँ पे देखिएगा 25, 25 में 2 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता। 3 का नहीं जाता, और उसके बाद में हम देना है 5 का। 4 का देंगे नहीं, ध्यान रखना। 5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 5, और 5 में 5 का भाग देंगे तो 1। तो हम यहाँ पे इनकी संख्याएं लिख लेते हैं, और फिर हम इसका एचसीएफ निकालते हैं। तो 8 को हम क्या लिखेंगे? 2 गुणा 2 गुणा 2। 9 को क्या लिखेंगे? 9 का है हमारा 3 गुणा 3। वही बात करें 25 को, तो 25 को हम क्या लिखेंगे? 5 गुणा 5। और हम इसका निकालते हैं एचसीएफ। एचसीएफ में देखिएगा, बताइएगा क्या कॉमन आ रहा है? कुछ कॉमन आ रहा है क्या? इसमें भी देखिएगा कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो तीनों ही गुणनखंड में आ रही है, तो इसका भी एचसीएफ कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और इसका हम एलसीएम यहाँ पे निकालें। देखो मैं यहीं से निकाल के बताऊं एलसीएम, तो देखिएगा सीधे तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। आप देखो 2 आ रहा है, 2 सबसे ज्यादा किस में आ रहा है? इसी में आ रहा है 3 बार, तो 2 को 3 बार लिख दो, ठीक है। उसके बाद देखो 3 भी आ रहा है, 3 सबसे ज्यादा किस में आ रहा है? वो लिखना है। एलसीएम जब भी निकालते हैं, जितने भी गुणनखंड अलग अलग प्रकार के सारे लिखे जाते हैं, और एक जैसे हैं, वो सबसे ज्यादा बार किस में है वो लिखना है। तो इसमें देखिएगा 3 2 बार था, यहां पर 5 भी है 2 बार, तो 5 को भी हमने लिख दिया, ठीक है। इसका आएगा 1800। कितना आ जाएगा? 18। 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 2 से गुणा किया 8, 8 को 3 से गुणा करेंगे 24, 24 को 3 से गुणा करेंगे आ जाएगा 72, 72 को 3 से गुणा करेंगे आ जाएगा 360, 72 को 5 से गुणा करेंगे 360, 360 को 5 से गुणा करेंगे तो 1800 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1800। ये, और चाहे तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं तीनों का। ये आप खुद करके देखिएगा। यहाँ पे एक 8 हो गया, 9 हो गया, 25 हो गया। आंसर वही आएगा, आंसर वही आएगा, क्योंकि पहले 2 2 में जिसमें भाग जा रहा है देंगे, फिर 3 3 का देंगे 5, सेम ही गुणनखंड आएंगे। इसके भी गुणनखंड क्या आएंगे? सेम ही आएंगे। तो इससे हम एलसीएम निकाल सकते हैं, चाहे ये तरीका लगा लो, चाहे इससे भी आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, चौथा नंबर क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। आपको दे रखी है एचसीएफ
306 और 657 का HCF आपको दे रखा है 9 है। दो संख्याएं आपको दे रखी है, पहली संख्या ये दूसरी संख्या, इसका ये HCF दिया हुआ है, देखो ये HCF लिखा हुआ है बराबर में HCF। इसका आपको LCM ज्ञात करना है। क्या करना है? HCF। देखो हमने ये कह दिया कि पहली संख्या आपने मान ली 306 और दूसरी संख्या है हमारी 657। कितनी है? 657। और इसका HCF आपको दे रखा है वो है 9। और हमें क्या ज्ञात करना है? LCM हमें ज्ञात करना है। हमारे पास एक सूत्र है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होता है HCF इंटू LCM। हमें क्या निकालना है? LCM। तो LCM को एक तरफ रख लो, या चाहे तो आप इसके अंदर मान रख दो। पहली संख्या क्या है? 306। दूसरी संख्या क्या है? 657 बराबर 9 इंटू LCM। ठीक है, अब आप LCM को इधर ही रखो और 9 को इधर गुणा में इधर आएगा तो किस में आ जाएगा? भाग में। और भाग में क्या आ जाएगा? 9। हम चाहे तो इसको 9 को कट कर सकते हैं, देखिएगा 9 से पूरा पूरा कट हो रहा है। 9 एकम 9 और ये कितनी बार हो जाएगा? 9 तिया होता है 27, पीछे बचा 3, 9 चौके 36, 34 बार। कितनी बार? 34 बार पूरा पूरा कट हो रहा है। अब 34 को हमें क्या करना है? 557 से गुणा करना है। 34 को क्या करेंगे? 557 से गुणा कर लेते हैं। 34 को 657 से तो हमारे पास आता है 22,338। कितना आ जाएगा? 22,338। तो इसका LCM आ गया हमारे पास 22,338। ये इस फॉर्मूला बेस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको। दो संख्याओं का गुणनफल आपको कई बार गुणा करके ही दे देता है। दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, उसका LCM ये है, LCM है। तो हमारे पास ये एक ही फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले से आप क्या करेंगे? ये फॉर्मूला जो है हमारा, हमने पहले बेसिक में भी डिस्कस किया था, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है? 4 में से आपको कोई भी 2 या 3 संख्या दी होती है, उसमें से 4 में से 3 संख्या आपको दे रखी होगी और एक संख्या आपसे पूछेगा। एक मतलब कोई भी चीज 4 में से एक पूछा जा सकता है। तो ये था हमारा चौथा सवाल। नेक्स्ट देखिएगा, पांचवा सवाल क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा अलग तरह का सवाल है। इसमें आपको दिया हुआ है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होती है क्या? हो सकती है क्या? ठीक है, तो देखिएगा यहां पर n पर समाप्त हो सकती है क्या? तो देखिएगा सवाल में क्या दिया हुआ है, आपको ये कहा हुआ है अगर कोई संख्या है, मान लो आपको ये संख्या ये कहा हुआ है 6 की पावर n की एक संख्या दे रखी है। ठीक है, आपको क्या करना है? इस संख्या को आपको क्या करना है? ये करना है कि n की जगह कोई ऐसा मान रखे क्या जिससे ये क्या हो जाए? 0 पर समाप्त हो जाए, यानी इकाई का अंक क्या आ जाए? 0 आ जाए। ऐसा हो सकता है क्या? इकाई का अंक 0 आ जाए। तो देखिएगा, चेक करते हैं। हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं? n बराबर 1 रख के देख लेते हैं। तो n बराबर 1 रखेंगे तो 6 की पावर n बराबर यानी 6 की पावर 1 और 6 की पावर 1 होता है 6। n बराबर 2 रखते हैं। ठीक है, n की पावर 0 रखते हैं। पहले 0 से स्टार्ट करते हैं, हो सकता है 0 पे आ जाए। 0 रखेंगे तो देखिएगा क्या आएगा? और हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, किसी की भी पावर 0 का मतलब क्या होता है? 1 होता है। 0 नहीं होता है। कोई भी संख्या की पावर 0 है उसका मतलब 1 होता है। ठीक है, n बराबर 1 रखते हैं तो 6 की पावर कितना हो जाएगा? n की जगह हमने रखा 1 तो 6 की पावर 1 मतलब कितना हो जाएगा? 6। n बराबर 2 रख के देखते हैं। 2 रखेंगे तो 6 की पावर 2 और 6 की पावर 2 कितना होता है? 6 की पावर 2 होता है 36। इसी तरह n की जगह 3 रख के देखिएगा तो 6 की पावर n बराबर कितना हो जाएगा? 6 की पावर 3 और 6 की पावर 3 कितना होता है? 216। कितना होता है? 216। तो यहां पर सब में देखिएगा एक एक आ रहा है, उसके बाद में 6 6 6 6। आप कोई भी यहां पे मान रख दो n का, इकाई का अंक क्या आएगा? अंतिम अंक जो है वो संख्या 0 पर यानी इकाई का अंक कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या n की पावर 0 पर समाप्त हो सकती है क्या? तो लिखेंगे नहीं हो सकती। क्या लिखेंगे? 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि n की जगह कुछ भी मान रखो तो क्या आ रहा है? लास्ट में देखिएगा यहां पर इकाई का अंक 6 आ रहा है, यहां पर भी 6 आ रहा है, यहां पर भी 6 आ रहा है। सिर्फ 0 रखने पर 1 आया, बाकी सब में कितनी भी 6 की पावर रख दो आप। ठीक है,
n के लिए प्राकृत संख्या के सिर्फ क्या लिखनी है, प्राकृत संख्या, यानी 0 1 2 3 4 प्राकृत संख्या रखनी है, यानी 1 रखना है, 0 रखना ही नहीं है, 0 प्राकृत संख्या में आता नहीं है, 0 नहीं रखना है। यहां देखिएगा प्राकृत संख्या रखनी है, तो प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, तो आप इस तरह से रखोगे तो ये समाप्त नहीं हो सकती। ठीक है, तो किस बार समाप्त होगी, ये केवल 6 पर ही समाप्त होगी। किस पर होगी, 6। यहां पर देखिएगा सिर्फ आपको प्राकृत संख्या रखना है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, 0 नहीं रखना है। वैसे किसी की पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो वो हमें रखना नहीं है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको दिया है, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं, ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो देखिएगा, हम ये कह रहे हैं कि ये मान लो भाज्य संख्या, पहली संख्या हमारी है वो दे रखा है, देखिएगा संख्या में क्या दे रखा है, 7 × 11 × 13 + 13। इस संख्या को थोड़ा सा हल करें तो 13 कॉमन नहीं आ जाएगा, इसके अंदर क्या कॉमन नहीं आ जाएगा, 13। तो देखिएगा ये 13 आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 7 × 11 और प्लस में क्या आ जाएगा, 1। यानी ये संख्या जो आएगी, इसको जोड़ने पर जो संख्या आएगी, मान लो इसको हल कर लेते हैं, तो ये आएगा 7 × 11 कितना हो गया, 11 7 77 और 1 78। तो ये देखिएगा 78, 13 खुद एक 1300 है, वो खुद से डिवाइड हो रहा है। हम अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, और 78 भी है, ये भी किसी न किसी पाड़े से डिवाइड हो रहा है। तो इसको हम हल करेंगे तो यह क्या हो गया, तो हम ये लिखेंगे इसके 2 से अधिक गुणनखंड है, और जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं तो इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। देखो, एक तो एक में तो सभी में भाग जाता है, ये एक के पाड़े में सभी आती है और उस समय के पाड़े में आती है। इसके अलावा भी किसी भी पाड़े में आ जाए, 2 से ज्यादा जिसके गुणनखंड हो गए वो अभाज्य संख्या नहीं होगी, वो कौन सी होगी, भाज्य संख्या। इसी तरह आप दूसरी संख्या भी ले सकते हैं। दूसरी संख्या है हमारी 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। इसमें देखो 5 कॉमन आ गया, कहीं पर भी कॉमन आ गया, इसका मतलब तो बाकी बची हुई संख्या हो जाएगी। हाँ, इसको गुणा करके देख लो आप। तो एक तो ये गुणा करने पर संख्या है कि उससे तो विभाजित होगी यानी उसमें भाग जाएगा, इसके अलावा 5 में भी जाएगा। ठीक है, यानी जो खुद के अलावा किसी की भी संख्या में, एक के अलावा किसी में भाग चला जाए, इसका मतलब वो भाज्य संख्या है। तो 6 7 कितना होता है, 42। 42 को हम गुणा कर लेते हैं 24 से। 42 को 24 से गुणा करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा, देखिएगा 6 को 7 से गुणा किया, 6 7 कितना होता है, 42। अब 42 को 4 से गुणा करते हैं, फिर 3 से गुणा करते हैं और फिर 2 से गुणा करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 1008। 1008 में एक और जोड़ दो तो 1009 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, अब एक तो 1009 से डिवाइड होगा और एक 5 से, तो ये भी क्या हो जाएगी, सेम ही लाइन लिखेंगे तो ये भी क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या। ये भी क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या ही होगी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं ये संख्या दोनों क्या है, भाज्य संख्या है। क्यों है, इसका हमने लिख दिया क्योंकि इसके 2 से ज्यादा गुणनखंड है। एक तो ये सहायक खुद हो गई है, उसके अलावा भी इसके 2 गुणनखंड है। तो जब भी खुद के अलावा किसी भी संख्या में भाग चला जाए वो भाज्य संख्या होती है। हमने इसको डिस्कस किया है वीडियो में, पहले ही जो बेसिक वाला वीडियो उसमें सारी संख्याओं को हमने डिस्कस कर रखा है। अगर आपको वो डिटेल में देखना है तो वहां पर जाकर आप देख सकते हो। अगला सवाल है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ है। एक खेल के मैदान के चारों ओर वर्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। ठीक है, तो सोनिया एक चक्कर लगाती है, सोनिया एक चक्कर कितने मिनट में लगाती है, 18 मिनट में। ठीक है, दूसरा है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को एक ग्राउंड का चक्कर लगाने में कितने मिनट लगते हैं, 12 मिनट। मान लीजिए वे दोनों एक साथ एक ही स्थान
से एक ही समय में प्रारंभ हुए। क्या है, चलना प्रारंभ हुए। तो देखिएगा मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना के आपको बताऊं तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो ये हमने एक डायग्राम बना दिया, ठीक है, और मान लो दोनों यहीं से ही क्या हुआ, चलना प्रारंभ हुआ एक ही दिशा में। ये इधर, ये भी इधर, ये सानिया है और ये रवि है, दोनों इधर से भागते हुए वापस आएंगे। तो सानिया तो क्या करती है, 18 मिनट लगाती है एक चक्कर पूरा करने, जब रवि क्या है 12 मिनट में। रवि तो वापस 12 मिनट में यहां पहुंच गया, जबकि सानिया अभी तक यहीं पहुंची है, क्योंकि उसको तो 18 मिनट लगेंगे ना यहां तक पहुंचने में। आगे सवाल में ये कहा हुआ है, मान लीजिए दोनों एक ही समय एक ही स्थान से और एक ही समय चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते, एक ही दिशा में जा रहे, एक फिक्स समय स्टार्ट किया है, कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखो कुछ हर बार चक्कर में सानिया कुछ पीछे रह जा रही है, रवि तेज भाग रहा है, कैसा कितने समय बाद में दोनों वापस यहीं आकर मिलेंगे। वैसे तो 12 मिनट बाद में जैसे रवि आएगा तो क्या होगा, जैसे यहां पर साथ में भागना स्टार्ट किया, दूसरे चक्कर में रवि इससे पहले पहुंच जाएगा। तो ऐसे कितने मिनट बाद में क्या होगा, दोनों इसी पॉइंट पर जहां से भागना स्टार्ट किया था वहीं पर मिलेंगे। तो ऐसा सवाल जब भी आपसे पूछा जाए, आपको क्या निकालना है, उसका एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। तो हम इन दोनों का निकाल लेते हैं एलसीएम। ये मैंने लिखा 18 और ये लिखा 12। एलसीएम निकालते हैं। पहले 2 का भाग दिया, इसमें आ गया 9, इसमें आ गया 6, फिर 2 का भाग दिया, यहाँ आ गया 3, यहाँ आ गया 9। अब 3 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 3 और ये आ गया 1, फिर 3 का भाग देंगे, ये आ गया 1। तो इसका जो एलसीएम है वो कितना आ गया हम देखते हैं। तो देखो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो कितना हो गया, 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 3 से गुणा किया 12, 12 को 3 से गुणा करेंगे 36, यानी पुनः उसी बाद में वापस 36 मिनट में मिलेंगे। तो ठीक है, तो लिखेंगे पुनः उसी स्थान पर 36 मिनट बाद देखिएगा कैसे 36 मिनट बाद। तो यहां पर थोड़ा सा और एक्स्ट्रा समझ लेते हैं, 36 मिनट बाद यहां पर कैसे मिलेंगे। तो देखिएगा अब आपको ये पता है, हमें ये पता है कि 36 मिनट में देखो सोनिया है, 36 मिनट में कितने चक्कर लगा लेगी पूरे पूरे। तो देखिएगा 2 चक्कर पूरे होंगे, क्योंकि 18 होता है 1 मिनट में, और 36 मिनट में कितने चक्कर हो जाएंगे, 2 चक्कर। सोनिया ने 2 चक्कर लगा ली। रवि की बात करें तो रवि 1 मिनट में 12 मिनट में 1 चक्कर लगाता है। तो 36 मिनट में रवि के कितने चक्कर हो जाएंगे, 3 चक्कर। कितने हो जाएंगे, 3 चक्कर। तो चक्कर यहीं पर आकर कंप्लीट हो रहा है ना। तो सानिया जब तक 2 ही चक्कर निकालेगी, जब तक रवि का तीसरा चक्कर भी यहीं पर आकर कंप्लीट हो जाएगा। तो दोनों यहां पर आकर मिल जाएंगे, कितने मिनट बाद में, 36 मिनट बाद में। तो इस तरीके से हम इस सवाल को कर सकते हैं। थोड़ा सा भी आप प्रैक्टिकली सोच के करेंगे सवालों को तो आसानी से कर पाएंगे। देखिएगा सवाल मैथ को आपको बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप साथ साथ में प्रैक्टिस करते रहें, अच्छे से प्रैक्टिस करें। और मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कहता हूं कि आप बेसिक को अच्छे से कवर करें। अगर आपको बेसिक समझ में आ गया तो कुछ समय बाद में आपको मैथ इतने अच्छे से आने लग जाएगी कि आप खुद नहीं सोचेंगे कि मुझे मैथ इतनी अच्छी आ रही है, खुद को विश्वास नहीं हो पाएगा। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.1। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।